हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल को पढ़ा था, और उस मॉडल की जो कमियां थी उसको हमने देखा था, और ये लास्ट में जो कंक्लूजन निकला था कि जो आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ बीटा पार्टिकल एमिशन को ही समझा सकता है। तो इसलिए जो दूसरी चीजें थी उसको वो समझा नहीं पाया, और इस वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल पूर्णतः जो है खारिज कर दिया गया। और आज भी हम जानते हैं कि ऐसा कोई मॉडल हम पढ़ते नहीं है। तो उस वक्त पढ़ते थे जब ये बातें हुई थी। लेकिन उसके बाद में जो न्यूट्रॉन की खोज हुई है, चैडविक ने जैसे 1900 में न्यूट्रॉन की खोज करी है, और इसकी खोज के बाद में ये माना जाने लगा कि जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक का एक पार्ट है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों ही नाभिक के जो है पार्ट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल नहीं है, जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीजें हमने कैसे पता लगाई? तो इसके लिए जो चीजें, जो फेलियर्स हमको वहां मिल रहे थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल में, वो फेलियर्स यहाँ पर नहीं है। वो सारे पॉइंट्स यहाँ कवर होते हैं। जो जो हमने वहां पर देखे थे कि ये सारे पॉइंट्स वहां फेल होते हैं, वो लगभग सारे पॉइंट्स यहाँ कवर हो जाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, इस मॉडल में क्या है। तो जैसे कि 1932 में चैडविक ने एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन की खोज करी, और इसमें इंटरेस्टिंग ये था कि जो न्यूट्रॉन है बेसिकली उसका जो मास है वो है प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर, और लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो जो साइज की बात भी करी थी हमने कि भाई इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत छोटा तो न्यूक्लियस के अंदर आराम से रह सकता है। तो वो भले ही बात देखने में सही लगती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग एक ही द्रव्यमान के हैं, और वो जो है न्यूट्रल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। फिर आगे हम और देखें कि भाई इस न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी है। तो ये देखते हैं कि इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग भी होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, चुंबकीय आघूर्ण, और इसका जो मान है वो के चुंबकीय आघूर्ण की को मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली जैसे मैग्नेटिक वर्ड आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में ये आता है कि भाई चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा होगा, इसलिए उसके पास क्या है, चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसके पास तो कोई चार्ज भी नहीं है, फिर भी उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इसका जो कारण है वो सिंपल सा ये है कि भाई न्यूट्रॉन खुद जो है वो स्पिन मोशन करता है, या यूं कहें कि उसके पास जो है एंगुलर मोमेंटम है। और देखो सिर्फ एंगुलर करने से ही मैग्नेटिक क्रिएट नहीं होता या मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिलता। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम शो करता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो उसके पास जो है एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है। और जो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी एक्सिस पे रोटेशन के कारण, यानी कि उसका स्पिन मोशन के कारण भी उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इसी प्रकार से प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये क्योंकि चार्ज तो है नहीं, तो इस कह सकते हैं स्पिन के कारण है। तो इसका मान प्रोटॉन के चुंबकीय आघूर्ण की कोटि का होता है, क्योंकि मास भी इसका। फिर न्यूट्रॉन के आविष्कार के बाद में ये जो मॉडल है इसको हमने जो है हटा खारिज कर दिया। उसके बाद जो नया मॉडल आया वो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल। इस मॉडल के अनुसार क्या है कि अगर मान लो मैं किसी एटम को एक्स जेड एक्स से लिखता हूं, तो जहां पर जेड प्रोटॉन होंगे और जेड ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के अंदर नहीं, ये नाभिक के बाहर गति करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस उसी न्यूट्रॉन को लेता हूँ, न्यूट्रॉन क्या सॉरी नाइट्रोजन का जो एटम उसको लेता हूँ, इसमें 7 प्रोटॉन होंगे, 14 - 7 न्यूट्रॉन होंगे, और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे, आउटर ऑर्बिट में। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हाइपोथेसिस सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं। तो देखो अंदर कितने हैं, 14 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इवन नंबर में है, इवन नंबर में है तो एच क्रॉस का इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए वैल्यू, और या एच क्रॉस का इंटीजर यानी 0 या एच क्रॉस या 2 एच क्रॉस। तो ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल कर रहा है, प्रैक्टिकली जो है उसको फॉलो कर रहा है। जबकि वहां हमने देखा था कि 14 और 7 21 आ रहे थे, 21 यानी कि ऑड हो गया था, ऑड हो गया तो वो फिर
बोस आइंस्टीन को नहीं, वो फर्मी डिराक को करना चाहिए, जबकि वास्तविकता में ये बोस आइंस्टीन को फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये बात तो सही है कि नाभिक के अंदर ऑड नंबर में नहीं बल्कि इवन नंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। एंगुलर मोमेंटम की बात करें, सेकंड पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम में देखो फिर से वही, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का स्पिन हाफ है। अब दोनों का हाफ है और सम नंबर में होंगे, तो फिर क्या होगा, या तो जीरो होगा और या फिर एच क्रॉस का पूर्ण गुणज, है ना। अगर ये है तो फिर क्या होगा कि ये इसका जो प्रैक्टिकल जो मान है उससे ये मैच करना चाहिए। तो यहाँ देखो ये भी एच क्रॉस का पूर्ण गुणज है और ये इवन नंबर में है तो ये भी एच क्रॉस का पूर्ण गुणज है। तो यहाँ पर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल जो है वो पास होता है, यानी कि ये दोनों क्राइटेरिया इसमें पास हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेसिकली। फिर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट अभी बताया मैंने आपको, जैसे पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि जो प्रोटॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की फॉर्म में, और जो न्यूट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की फॉर्म में। तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो म्यू एन यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की फॉर्म में आपको प्राप्त होता है, जो कि प्रायोगिक मान से मेल खाता है। देखो ये 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला, और नाभिक का कुल निकालोगे तो वो भी इसी कोटि का आएगा, है ना, 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वैलिड है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो है अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आपका वो है वो भी इसको वैलिड मानता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के अनुसार अगर कोई न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, तो आपने पिछली बार देखा था डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, नाभिक का आकार है, मान लीजिए ये कोई नाभिक है, जो डॉट दिखा रहा हूँ ये नाभिक है, तो इस नाभिक का जो आकार होगा या इस नाभिक का जो व्यास होगा, डायमीटर होगा, वो कितना होगा, डेल्टा एक्स, और वो 10⁻⁻14 मीटर हमने लगभग मान लिया। अब आप डेल्टा पी निकालो, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स, वैल्यू पुट करने पर आपको ये मिलेगा। और अगर आपको ये मिल रहा है तो आप इसको क्या करो, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला है, इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर स्क्वायर रूट में। आप इसको सॉल्व करो, देखो अब ये भी 10⁻⁻24, ये भी 10⁻⁻24, लेकिन ये 9 है और ये 22,590। तो मैं इस 9 को इसके साथ जोड़ूंगा तो 22,599 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लगभग, इसको आप नेग्लिजिबल भी मान सकते हो, ये सारी चीजें क्या है, ई इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर, ये हुआ एम जीरो सी फोर, तो स्क्वायर रूट हटाओगे तो एम जीरो सी स्क्वायर, यानी फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो प्रथम पद है, इसको मैं नगण्य मान लेता हूँ। तो न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा है वो फ्री एनर्जी के बराबर है, एम जीरो सी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप क्या करो, एस निकालो, एस्टिमेट निकालो इस एनर्जी का। तो आप देखेंगे कि अगर आप न्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे ये वैल्यू, तो ये जो है वैल्यू बहुत कम प्राप्त होगी, है ना। तो क्या कह रहा है कि नाभिक से उत्सर्जित न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का काफी कम मान प्राप्त होना भी इस बात की पुष्टि करता है कि न्यूट्रॉन में नाभिक पाया जाता है। क्योंकि जो न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली, जैसे आपने वहां देखा था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है जब वो निकलते हैं नाभिक से तो उसकी एनर्जी कम होती है, जबकि वास्तविकता में ज्यादा आना चाहिए थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। तो यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली मान से मेल खाती है, यानी कि जो आपकी जो न्यूट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ये वाली एनर्जी जो है सॉरी, ये वाली तो नेग्लिजिबल हो गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग ही मिलेगा आपको। तो उत्सर्जित न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी का काफी कम मान प्राप्त होना, ये भी प्रायोगिक मान से मेल खाता है। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स जो आपने देखे, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि न्यूट्रॉन नाभिक का पार्ट है। लेकिन इससे ये कहीं नहीं हम समझा सकते कि बीटा पार्टिकल कैसे एमिट हो रहा है। तो ये इस मॉडल का ड्रॉबैक था कि इसने यहाँ कहीं भी ये नहीं समझाया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से न्यूक्लियस से निकलता है। बस ये ड्रॉबैक आगे जाके दूर हुआ जब न्यूट्रिनो पार्टिकल की खोज हुई। न्यूट्रिनो बेसिकली क्या है, न्यूट्रिनो जो है वो हमेशा तभी निकलता है जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो ये न्यूट्रिनो बेसिकली इसकी जब खोज हुई तो ये कहा गया कि ये भी स्पिन हाफ पार्टिकल है, इसका आवेश कितना है, जीरो है। तो आप इसको देखो, अब ये रिएक्शन कैसे होती है जब इसकी खोज कर ली गई, वैसे हम आगे इसको अलग से फिर पढ़ेंगे। बीटा पार्टिकल का जो एमिशन होता है वो क्यों होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो देखो ये न्यूट्रल है, ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा,
रिएक्शन यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम दोनों का मैच नहीं करेगा। ये है 1/2 और ये हो गया 1 या 0। तो 1/2 इसका फिर क्या होगा, स्पिन मोशन या एंगुलर मोमेंटम। तो इसलिए ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कि स्पिन हाफ है, यानी h×2 इसका हो गया एंगुलर मोमेंटम। और चार्ज जीरो इसलिए क्योंकि ये देखो ये जीरो है तो इसका चार्ज जीरो। तो ये एक नया पार्टिकल बाद में खोजा गया जिसने कि इस गुत्थी को सुलझा दिया था कि जो बीटा पार्टिकल है वो नाभिक से कैसे निकलते हैं। तो वो ऐसे निकलते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यानी इसको पॉजिट्रॉन कहेंगे। ये क्या हो गया आपका, सॉरी, पॉजिट्रॉन के साथ में जो निकलेगा वो क्या है, न्यूट्रिनो। ये है एंटी न्यूट्रिनो, ये है न्यूट्रिनो। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है आपको आगे भी पढ़ना है। तो आपका ये जो मॉडल है कुल मिला के प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ये सक्सेसफुल रहा और आज भी हम इसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका रदरफोर्ड तो हमने पढ़ लिया है। हॉपस्टाडर एक्सपेरिमेंट यानी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का यूज लेते हुए न्यूक्लियस की शेप वगैरह निकालना, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में